नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आज मैं अपने वीकेंड स्पेशल एपिसोड फॉलोअप के एक और वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूं। आज मैं बात करने वाला हूं मुंबई की और बल्कि अब देश की भी बहुचर्चित सरस्वती वैद्य मर्डर मिस्ट्री की। जी हां, मुंबई की वो लड़की जिसे उसके लिव इन पार्टनर ने टुकड़ों में बांटकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और न सिर्फ उसकी लाश के टुकड़े किए बल्कि उसे कुकर में उबाला, उसको पैन में रोस्ट किया, कुत्तों को खिलाया और भी बड़ी अजीबोगरीब हरकतें की। इस मामले का खुलासा इसी महीने 7 जून को हुआ था और इसके बाद से लगातार मनोज साने नाम का जो एक्यूज्ड है, जिस पर सरस्वती की हत्या का इल्ज़ाम है, उससे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है क्योंकि वो पुलिस रिमांड पर है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि मौका वारदात का खुलासा हो गया, यानी वो घर पता चल गया, लाश के टुकड़े बरामद हो गए और डीएनए एग्जामिनेशन से ये भी स्टैब्लिश हो गया कि वो लाश के टुकड़े सरस्वती के ही हैं। जो एक्यूज्ड है, जिसे हम प्राइम सस्पेक्ट कहें, वो भी पुलिस की गिरफ्त में है मगर है, और उसने लाश के टुकड़े करने की बात भी मानी है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि न तो पुलिस उस एक्यूज्ड से अब तक इस मामले में सरस्वती का कत्ल करने यानी उसकी हत्या करने की बात कबूल करवा सकी है और न ही पुलिस ये पता लगा सकी है कि इस कत्ल के पीछे का मोटिव क्या है। और ये अपने आप में बहुत अजीब बात है। जहां सारे सबूत पुलिस के पास हो, जहां मेन एक्यूज पुलिस के पास हो और किसी की गिरफ्तारी की कोई गुंजाइश न बचे, एक तरह से देखा जाए तो ओपन एंड शट केस जिसे कहते हैं, इस तरह के मामले में भी अगर गुनहगार अपनी जुबान से पुलिस के सामने भी अपना जुर्म नहीं कबूल रहा है तो आप समझिए कि वो मामला कितना कॉम्प्लिकेटेड है। या फिर ये कह सकते हैं कि मनोज साने नाम का वो जो एलिजेड किलर है, यानी जो कथित आरोपी है, वो कितना शातिर है कि पुलिस की हिरासत में और रिमांड पर होने के बावजूद पुलिस के सामने भी वो अपना जुर्म नहीं कबूल कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर उसने कत्ल नहीं किया तो सरस्वती वैद्य की लाश के उसने इतने टुकड़े क्यों किए। आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहाँ पर जाकर रुक गया है या कहाँ ये मामला अटक रहा है। लेकिन साथ ही उससे पहले जो कुछ और फाइंडिंग्स है जिनका जिक्र अभी हाल के दिनों में हमने नहीं किया है, उसके बारे में मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं कि 7 जून को इस मामले का खुलासा हुआ था और मीरा रोड लोकेलिटी में एक अपार्टमेंट है जिसे गीता आकाशदीप सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। उसी गीता आकाशदीप सोसाइटी के फ्लैट नंबर 704 की यह घटना है। उस फ्लैट के आसपास के लोगों को काफ़ी दिनों से बदबू महसूस हो रही थी और जो 7th फ्लोर है, 7th फ्लोर में जो 4 फ्लैट्स हैं, उन 4 फ्लैट्स में से 3 फ्लैट के जो लोग हैं वो एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन ये जो चौथा फ्लैट है जिसमें ये मनोज साने और सरस्वती वैद्य रहते थे, मनोज जो है या सरस्वती जो है वो आसपास के लोगों से कोई बातचीत नहीं करते थे, यानी सबसे आइसोलेटेड रहते थे, दूरी बनाकर रखते थे। ऐसे में जो बाकी 3 फ्लैट के लोग हैं उन्होंने आपस में उस बदबू को लेकर पहले चर्चा की और फिर उन्होंने मनोज साने से पूछताछ भी की। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन मनोज से पूछताछ की उस दिन मनोज जो है अपने आप को बिजी बताकर, अपनी व्यस्तता का हवाला देकर अपने घर से निकल भागा। और न सिर्फ निकल भागा बल्कि अपने साथ एक काले रंग की बोरी में कोई संदिग्ध चीज़ लेकर गया। एक तो श्रद्धा मर्डर केस जैसा मामला ऑलरेडी देश के लोगों ने हाल ही में देखा है। उसके बाद कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो हैदराबाद का मामला हो जिसमें लिव इन पार्टनर की हत्या की गई हो, या फिर दिल्ली में निक्की और साहिल का केस है। इस तरह के केसेस को देखकर लोग ज़रा अलर्ट हो चुके हैं। उनको लगने लगा है कि कहीं से बदबू आ रही है और कोई अगर लोगों से घुल मिल नहीं रहा है और किसी सवाल का जवाब देने से बच रहा है तो लोगों के मन में शक जो है वो पैदा हो जाता है। तो इस मामले में मनोज साने के ऊपर आसपास के लोगों का शक तो था, लेकिन जब लोगों ने देखा कि मनोज साने एक काले रंग का बैग लेकर जा रहा है, बैग नहीं बल्कि बोरी, और उसमें कोई संदिग्ध चीज़ है, वो बहुत जल्दीबाजी में वहाँ से भागना चाह रहा है, तो ये देखकर लोगों का शक एक तरह से यकीन में बदल गया कि मनोज ने ज़रूर कोई गड़बड़ की है। और यकीन में बदलने की एक वजह ये भी थी कि उसकी जो लिव इन पार्टनर है सरस्वती वैद्य, वो आसपास के लोगों को दिखाई भी नहीं दे रही थी। तो ऐसे में लोगों ने फ़ौरन पुलिस को जानकारी दी। फिर पुलिस मौके पर पहुंची। उस समय मनोज जो है वो घर में नहीं था, ताला लगा हुआ था। पुलिस ताला तोड़कर अंदर गई और अंदर जाकर उन्होंने किचन में अलग अलग बाल्टियों में भरे
इंसानी मांस के टुकड़े, लाश के टुकड़े जो है देखे और उन्हें बरामद किया। और इत्तेफाक से कुछ ही देर में मनोज साने वहां आ गया। उसे नहीं पता था कि पुलिस उसके घर की तलाशी ले रही है, और जैसे ही वो वहां आया और वहां से उसने भागने की कोशिश की, वो पकड़ लिया गया। तो ये तो इनिशियल डिटेल है जिसके बारे में आप सारे लोग जानते हैं। अब जब पकड़ लिया गया तो लोगों को लगा कि मनोज साने जरूर ये बताएगा कि उसने सरस्वती की हत्या क्यों की है, कत्ल का मोटिव क्या है, और इस तरह से वो लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि 7 जून से ये मामला शुरू हुआ था और अब जो है 15-16 जून की तारीख हो रही है। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद जो पुलिस है, ठाणे पुलिस, वो मनोज साने से उसका जुर्म नहीं कबूल करवा सकी है। यानी पुलिस के सूत्रों का यह कहना है कि वो जितनी बार मनोज से ये पूछते हैं कि सरस्वती की हत्या तुमने क्यों की, तो वो ये बताता है कि सरस्वती की मैंने हत्या नहीं की, बल्कि सरस्वती ने खुदकुशी की है। और जब पुलिस से पूछती है कि अगर खुदकुशी ही की है तो तुमने लाश के इस तरह से टुकड़े क्यों किए, उसे उबाला क्यों, रोस्ट क्यों किया, कुत्तों को क्यों खिलाया, इधर उधर क्यों फेंका, तो इसका जवाब मनोज ये बताता है कि मैं जो है सरस्वती की खुदकुशी कर लेने की वजह से बहुत डर गया था और मुझे लग रहा था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, और उसी वजह से मैंने लाश के इस तरह से टुकड़े किए, लेकिन मैंने उसकी जान नहीं ली है। मनोज ने यह भी कहा कि सरस्वती ने कीटनाशक दवा खाकर खुदकुशी की है। अब पुलिस जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसको एक और नई बात पता चली है। वो नई बात यह है कि जब ये घटना हुई 7 जून को, उससे तकरीबन 15 रोज़ पहले बोरीवली की एक दुकान से मनोज ने पेस्टिसाइड्स, जिसे हम कीटनाशक कहते हैं, वो ख़रीदा था और वो अपने घर में लेकर आया था। अब सवाल ये है कि अगर मनोज ने सरस्वती की हत्या नहीं की है तो फिर उसे कीटनाशक खरीद कर लाने की ज़रूरत क्या थी? अगर किसी को खुदकुशी करना होगा तो वो अपने लिए मौत का सामान खुद जुटाएगा। कोई आदमी अगर उसे खुदकुशी करने के लिए साजो सामान लाकर दे रहा है तो इस बात पर यकीन करना बड़ा मुश्किल लगता है। फिर तो यही लगता है कि जो आदमी मौत का सामान लेकर आ रहा है उसी ने उसकी हत्या की होगी। तो एक तो इन्वेस्टिगेशन में ये बात उभर कर सामने आई है। दूसरा ये कि जो पुलिस के ऑफिसर्स से हमारी बातचीत हुई है, हमारे सहयोगियों की, पुलिस के ऑफिसर्स का ये कहना है कि मनोज बेशक ये कहे कि उसने सरस्वती की हत्या नहीं की बल्कि सरस्वती ने खुदकुशी की थी, लेकिन पुलिस जो है उसके इस दलील से, इस थ्योरी से बिल्कुल सहमत नहीं है और मनोज के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल का मामला ही चलाया जाना है। सबूत के तौर पर पुलिस ऑलरेडी घर से डेड बॉडी और उसके टुकड़े बरामद कर चुकी है, कीटनाशक दवा बरामद कर चुकी है, उस दुकान का पता लगा चुकी है जहाँ से उसने कीटनाशक दवाएँ खरीदी थी। तो ये सारी चीज़ें मनोज के खिलाफ है, जो उसके खिलाफ जो कानूनी केस बनेगा उसमें उसके लिए बहुत मुसीबत की वजह बनने वाली है। अब एक और वजह यह है कि मनोज तो खैर मना कर ही रहा है कि उसने सरस्वती की हत्या नहीं की, लेकिन पुलिस कह रही है कि सरस्वती की हत्या की। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हत्या की तो उसकी वजह क्या है? कोई मोटिव तो कत्ल का होना चाहिए। तो अब तक की तफ्तीश में मोटे तौर पर 2 मोटिव या 2 वजहें उभर कर सामने आई है। एक मोटिव तो ये है कि सरस्वती जो है वो उम्र में मनोज से काफ़ी छोटी थी और सरस्वती एक ऑर्फन लड़की थी, यतीम लड़की थी, और मनोज जो है वो भी अपने परिवार से अलग रहता था। तो दोनों को एक दूसरे का सहारा नज़र आया और दोनों ने अब से कुछ साल पहले शादी कर ली थी। लेकिन चूंकि एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था तो इस शादी को वो पब्लिकली सबके सामने जाहिर नहीं करते थे, बल्कि ये जो लड़की है सरस्वती, वो जब किसी से मिलती जुलती थी तो मनोज साने को अपने मामा के तौर पर आइडेंटिफाई कराती थी, रिकॉग्नाइज करवाती थी और ये नहीं बताती थी कि मनोज जो है उसका पति है। हालांकि अब मनोज से जब पूछताछ हुई है तो ये पता चला है कि दोनों ने शादी की थी और दोनों किसी ज़माने में एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन इसके अलावा अगर मैं मोटिव की बात करूं तो पुलिस जिन 2 थ्योरीज़ पर काम कर रही है उसमें एक थ्योरी तो यही है कि सरस्वती मनोज को लेकर बहुत पॉजिटिव थी। सरस्वती को ये लगता था कि मनोज जो है वो लगातार उसके रहते हुए दूसरी लड़कियों से बात करता है, उनसे मिलता जुलता है, उनके साथ रिलेशन में है, और इस चीज़ को लेकर मनोज और सरस्वती के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। पूछताछ में मनोज ने इस बात का इशारा पुलिस को दिया है, कुछ इस तरह की बातें कबूल की है। साथ ही जो दूसरी जानकारी पुलिस को मिली है वो ये है कि सरस्वती मनोज के बिहेवियर से, उसके अप्रोच से और उसके ओवरऑल एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी, और इस डिससेटिस्फैक्शन को लेकर भी दोनों लिव इन पार्टनर के बीच में, या आप हस्बैंड वाइफ भी कह सकते हैं, उन दोनों के बीच में बड़ा रिजनमेंट था, बहुत आपस में लड़ाइयाँ होती थी और ये भी एक कत्ल की वजह हो सकती है। तो इन 2 थ्योरीज़ पर पुलिस जो है वो ज़ीरो इन कर रही है, पुलिस इन 2 थ्योरीज़ पर काम कर रही है। लेकिन इसके साथ
अब तक के इन्वेस्टिगेशन में जो एक और अहम और चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि मनोज ने ये कहा है कि वो न सिर्फ एचआईवी का पेशेंट है बल्कि इम्पोटेंट है, यानी नपुंसक है। वो किसी भी महिला से, किसी भी लड़की से रिश्ते बनाने में अक्षम है, उसने ये बात बताई है। और उसने ये भी कहा है कि वो जो है एक सेक्स मैनियक है, या जहनी तौर पर एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि सिरफिरा इंसान है। उसने खुद अपनी ज़ुबान से पुलिस को ये सारी बातें बताई हैं, क्योंकि जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने फिर सरस्वती की लाश के इस तरह के टुकड़े कैसे किए, तो उसने कहा कि मैं मेंटली जो है बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, और आप मुझे ये कह सकते हैं कि मैं मतलब जहनी तौर पर इनस्टेबल आदमी हूँ, जिसकी वजह से मैंने लाश के इस तरह के टुकड़े किए। लेकिन जब पुलिस ने कहा कि तुम दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा था एज अ लिव इन पार्टनर या हस्बैंड वाइफ, तो उसने कहा कि एक तो एचआईवी का पेशेंट होने की वजह से मैं उसके पास नहीं जाता था फिजिकली किसी तरह के रिलेशनशिप के लिए, लेकिन साथ ही उसने ये भी बात बताई कि मैं जो है इनकेपेबल हूँ या इम्पोर्टेंट हूँ, जिसकी वजह से मेरा कोई रिलेशन अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती के साथ नहीं था, फिजिकल रिलेशन नहीं था। लेकिन साथ ही उसने अपने आप को सेक्स मैनियक भी कहा है। अब आप पूछेंगे कि कोई आदमी खुद अपनी तरफ से अपने आप को सेक्स मैनियक क्यों कहेगा, तो उसका जवाब ये है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेट कर रही थी और पुलिस को जब मनोज साने का मोबाइल फ़ोन हाथ लगा, तो उसमें से पुलिस ने न सिर्फ एक से बढ़कर एक पोर्न साइट्स के सर्च हिस्ट्रीज़ कलेक्ट किए, डिटेल्स कलेक्ट किए, जिसमें बड़ी इस तरह की बातें उनको नज़र आई पुलिस वालों को। ठीक इसी तरह से पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि मनोज ने एक डायरी में, एक कागज़ में कुछ पोर्न साइट्स के नाम भी लिखे हुए हैं जिनको वो फ्रिक्वेंटली विजिट किया करता था। तो कहने का मतलब ये है कि घर में लिव इन पार्टनर है, वाइफ है, लेकिन इसके बावजूद वो न सिर्फ पोर्न साइट सर्च कर रहा है बल्कि इसके साथ साथ वो कुछ डेटिंग ऐप्स पर भी एक्टिव है, दूसरी लड़कियों से भी बातचीत कर रहा है, चैट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम वो कह रहा है कि मैं जो है किसी तरह जो है फिजिकल रिलेशन बनाने के काबिल नहीं हूँ। तो ये अपने आप में बड़ी शॉकिंग और बड़ी अजीब सी बात भी लगती है। हालांकि कुछ लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि अगर इंसान मान लीजिए नाकाबिल हो तो फिर वो सेक्स मैनियक कैसे हो सकता है। तो इसका जवाब जो है आप उस निठारी के मामले में ढूंढ सकते हैं। आपको याद होगा निठारी में सुरिंदर कोहली जो दोषी पाया गया था, सुरिंदर कोहली ने भी अपने आप को अदालत में यही बताया था कि वो इम्पोर्टेंट है, वो किसी से रिलेशन बनाने की क्षमता उसमें नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बड़ा ही परवर्ट किस्म का इंसान था, या मेंटली आप कहें कि अनस्टेबल इंसान था, जिसको किसी के साथ फिज़िकली अब्यूज़ करने में या उसको टॉर्चर करने में या लाशों के साथ जो है वो बदतमीज़ी करने में जिसे मज़ा आता था। तो ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है जो सुरेंद्र कोहली को था। और अब जब इस मामले की तफ्तीश हो रही है तो ये पता चलता है कि शायद मनोज भी उसी तरह के मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल कंडीशन से गुजर रहा था। तो पुलिस जो है अब रिमांड की अवधि पूरी हो रही है और बहुत मुमकिन है कि जब आप ये खबर देख रहे हों तब तक हो सकता है कि पुलिस जो है मनोज साने को फिर से जेल भी भेज दे। लेकिन अब तक की तफ्तीश में और पुलिस के पास जो सबूत है वो तो हैं, लेकिन सीआरपीसी 161 का जो बयान पुलिस के पास होता है किसी भी मुलजिम का, जिसमें आम तौर पर पुलिस मुलजिम से उसका जुर्म कबूल करवा लेती है, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई पुलिस के शिकंजे में होता है तो पुलिस सख्ती करती है और उस आदमी के पास फिर बचने का कोई तरीका या रास्ता नहीं होता, वो अपना जुर्म कबूल करता है। अदालत में जाकर बेशक वो मुकर जाए, आफ्ताब के मामले में भी आपने देखा होगा, आफ्ताब ने पुलिस के सामने सारी बातें मान ली थी, कैसे उसने हत्या की, क्यों हत्या की, लेकिन अदालत में जाकर जब प्लीड गिल्टी का वक्त आया और कहा गया कि भाई आपको आरोप पत्र के मुताबिक दोषी पाया गया है, आपका क्या कहना है, तो आफ्ताब ने कहा नहीं, मैंने तो न तो हत्या की और न ही मैंने कोई लाश के टुकड़े किए। तो एक तरह से उसने सारी बातों से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ मामला उल्टा ये है कि अदालत की बात तो बाद में होगी, मनोज साने ने पुलिस की पूछताछ में भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया है। हाँ, उसने लाश के टुकड़े करने की बात ज़रूर मानी है, लेकिन इस बात से इनकार किया है कि उसने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या की थी। ऐसे में मुंबई पुलिस के लिए ये मामला फिलहाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है ज़रूर। अब एक और पहलू है जिसके बारे में मैं बताकर इस एपिसोड को वाइंड अप करना चाहूँगा, वो ये कि उसने लाश के टुकड़े करने के लिए आपको पता है इलेक्ट्रिक कटर मशीन लेकर आया था जिससे लकड़ियाँ काटी जाती है, जिसे चेन शॉ भी कहते हैं। लेकिन जब वो लाश के टुकड़े कर रहा था तो हड्डियों से टकरा कर वो इलेक्ट्रिक कटर मशीन जो है वो ख़राब हो गई थी और उसमें एक चेन होता है, वो चेन जो है अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया था। खून से सना वो मशीन इस आदमी ने इतनी
बारीकी से क्लीन किया, इतने अच्छी तरीके से उसको धोया, साफ़ किया, और उसके बाद उस मशीन को लेकर फिर से वो उसी दुकान में गया जहाँ से उसने ये चेन शॉक खरीदी थी, और वहाँ जाकर वो रिपेयर करा कर भी लाया। तो दुकानदार जिसने वो सामान बेचा था और जिसने बाद में उसको रिपेयर किया, उससे भी पुलिस ने पूछताछ की है, उसका भी बयान लिया है। वो इस मामले में मनोज साने के खिलाफ जो है एक अहम गवाह भी साबित हो सकता है, वो होगा, क्योंकि वो पुलिस के बही खातों में उसका नाम ऑलरेडी दर्ज है। तो ये भी एक पहलू है जिस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे ये पता चलता है कि मनोज साने जो है वो दुबला पतला सा इंसान कितना ख़तरनाक और कितना भयानक मानसिकता का आदमी है, जो किसी की लाश के इतने टुकड़े कर सकता है और उसकी हत्या कर सकता है, और हत्या करने के बाद जुर्म नहीं कबूलता है। ये भी अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है। अब तक की तफ्तीश में सरस्वती के 35 टुकड़े पुलिस बरामद कर पाई है। बाकी के टुकड़े कहाँ गए, पुलिस बरामद कर भी पाएगी या नहीं, क्या वो जानवरों का निवाला बन गए या कहीं खो गए, इसके बारे में फ़िलहाल कुछ पता नहीं है। खैर, तफ्तीश चल रही है। बेशक मनोज को फ़िलहाल जेल भेज दिया जाए, लेकिन पुलिस की जांच अभी फ़िलहाल कुछ दिनों तक चलेगी। उसके बाद इस मामले में पुलिस दोषी के खिलाफ चार्जशीट पेश करेगी, जैसा कि हर मामले में होता है। तो खैर, आज का फॉलोअप का ये एपिसोड यहीं तक। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है? मनोज के इस कबूलनामे पर कि उसने लाश के टुकड़े किए लेकिन सरस्वती की हत्या नहीं की, आपकी क्या सोच है? प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो पिछला फॉलोअप का एपिसोड था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुंबई की ही एक अपकमिंग हीरोइन ने किस तरह से अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर दूसरे बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी थी और उसके 300 टुकड़े किए थे, वो हीरोइन इस वक्त कहाँ है, उस पर क्या कुछ और भी इल्ज़ाम है या फिर सिर्फ मर्डर का ही केस है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने फॉलोअप का पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो क्राइम तक के वीडियो सेक्शन में जाकर आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको फॉलोअप का वो एपिसोड दिखेगा, और उस एपिसोड को भी आप देख सकते हैं। वो भी एक चौंकाने वाली और रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। तो उस एपिसोड में जिन लोगों ने कुछ कमेंट किया था, आइए कुछ लोगों के कमेंट और नाम पढ़ता हूँ। दीपक मसाने जी हैं, इन्होंने मेरे शर्ट की तारीफ़ की है और इन्होंने ये कहा है कि 17 जून को उनका बर्थडे भी है। तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपक मसाने जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, भगवान आपको हर खुशी दे। अश्विनी जायसवाल जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, तेरे समथिंग के नाम से है, राम गोपाल वर्मा की मूवी है इस पर उन्होंने लिखा है, जिस घटनाक्रम का मैंने पिछली बार में जिक्र किया था। शुभम भारद्वाज जी का कमेंट है, अर्चना रोगडे जी रेगुलर कमेंट करती है, जाकिर हुसैन जी, शंकर लाल बिश्नोई जी, प्रदीप भाम्बू जी, मामूनी बोरगोहा जी, नंदिनी डाबी जी, शेट्टी दुनिया के नाम से एक आईडी उन्होंने भी कमेंट किया है, लोक थापा रेगुलर कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फोनी अनकोयक इस तरह से एक आईडी है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। अनाइज़ा फातिमा जी ने कमेंट किया है और उन्होंने उस घटनाक्रम के बारे में ये कहा है कि ऐसे लोग जो इंसान की हत्या करते हैं और लाशों के टुकड़े टुकड़े करते हैं, ऐसे लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तभी जाकर लोगों में डर कायम होगा कानून का और इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। बुलेट राजा ने भी कमेंट किया है, विजेंद्र सिंह जी हैं, राणा जी का कमेंट है, इन्होंने कहा है कि ताहिर भाई की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, कहानी सुनने में डबल मज़ा आता है। बिल्कुल राणा साहब, इसमें कोई दो राय नहीं, ताहिर साहब का फ़ैन तो मैं कहूँगा पूरी दुनिया है, हम भी हैं और आप भी हैं। JS राठौर, इन्होंने कहा है, सो नाइस एक्सप्लेनेशन, शम्स ताहिर खान से भी कई गुना अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है आपका, एंड नाइस वॉइस। चलिए, इस कॉम्प्लीमेंट के लिए तो मैं थैंक यू बोलूँगा, लेकिन शम्स सर से मुझे लगता है मेरी तुलना करना बेमानी है। मतलब आपकी ज़रा नवाजी का तो शुक्रिया है, लेकिन शम्स ताहिर सर ऑब्वियसली बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, और मेरे हिसाब से हर इंडिविजुअल अलग है। बंधुवर राठौर साहब तो वो अपनी जगह पर हैं, उनका एक अलग मुकाम है और मेरी एक अपनी जगह है। तो खैर, जस्ट जीन्स के नाम से भी एक आईडी है, रीता लोला जी रेगुलर कमेंट करती हैं, सोफिया भोईरे ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वाई नॉट आस्क के नाम से एक आईडी है, उन्होंने किया है, सैटरडे के सुप्रीम स्टोरी टेलर सुप्रतिम, क्या बात है, आपने ढेर सारे एस मिलाकर जो है कमेंट किया है, अच्छा लगा। साउदिया क्रिश आई एम सॉरी, ये सूर्य नारायण जी हैं बेसिकली, और इन्होंने नमस्कार कहा है, रेगुलर कमेंट करते हैं और है तो साउथ से, मेरे ख्याल से रहते हैं दिल्ली में। राघवेंद्र तिवारी जी, मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब का भी कमेंट आया है। रूपा चट्टोपाध्याय, इन्होंने बांग्ला में कमेंट किया है, इन्होंने लिखा है, थैंक्स स्যার, এমন পুরনো কেসের খোঁজ খবর দেওয়ার জন্য, আপনার পরিবেশন খুব ভালো, কিন্তু বারদাদে যে
যেমন আওয়াজ জোরে জোরে তেমন আওয়াজ দেবেন, কোন फ़ोन থেকে শুনতে वॉइस একটু कम लगे प्रणाम नेबेन। एनीवे बांग्ला में इन्होंने कमेंट करके स्टोरी टेलिंग की तारीफ़ की और उन्होंने कहा है कि वारदात जो आज तक का क्राइम शो है रात 11 बजे आता है, उसमें जब मैं वॉइस ओवर करता हूँ तो उस वक्त मेरी आवाज़ जिस तरह से लाउड और तेज़ सुनाई देती है, कहानी जब मैं आप लोगों को बताता हूँ तो शायद उतना वॉइस जो है क्लियरली आप लोगों तक नहीं पहुँचता है। तो खैर ये बात मैं मान सकता हूँ। देखिए, वॉइस ओवर करना एक अलग चीज़ है, उस वक्त मैं स्क्रिप्ट हाथ में लेकर उसको रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, ज़ोर से पढ़ता हूँ। न्यूज़ टेलिंग एक अलग चीज़ है और यहाँ पर बैठकर आपसे बात करना या स्टोरी टेलिंग ये एक एंटायरली दूसरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जब मैं आपसे बात करता हूँ तो एक नॉर्मल आदमी किसी से जब चिट चैट करता है, कुछ डिस्कस करता है, तो उसका जो एक्सेंट, उसका जो अंदाज़ होता है, इस स्टोरी टेलिंग में मैं अपने आप को उसी तरह से नॉर्मल रखने की कोशिश करता हूँ। तो हो सकता है कि कई बार माइक की वजह से या रिकॉर्डिंग की कुछ कमी की वजह से आवाज़ आप लोगों को साफ साफ न सुनाई दे, लेकिन हमेशा तो शायद ऐसा नहीं होता होगा और मैं कोशिश करूँगा कि आगे से और अच्छी तरह से आप लोगों को मेरी सारी बातें सुनाई दे। मैं माइक वगैरह को भी और दुरुस्त रखने की कोशिश करूँगा। शालू सिंह जी का भी कमेंट है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत आपका। एक बार फिर से मैं सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो भी लोग इस शो को देखते हैं, पसंद करते हैं, अपनी राय देते हैं। जो लोग देखते हैं, पसंद करते हैं लेकिन कमेंट नहीं कर पाते, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपसे गुजारिश है कि फॉलोअप के इस एपिसोड पर अपना कमेंट, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ फॉलोअप में, जिसमें किसी हाई प्रोफाइल केस की अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एक अच्छे खासे टाइम स्पैन के बाद जानने, सुनने या समझने को मिलेगा। फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।